नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम आने वाला है 3 अप्रैल को, उसके क्रम में हम आपके साथ वीडियो सीरीज लेके आए हैं आपके लिए। आप उसको देख भी रहे हैं और आई होप आप उससे बहुत सारा कुछ सीख भी रहे होंगे। तो हम PYQs ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 2016 और 2012 के, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को। और साथ में 2020, 21, 22 में जितने भी एग्जाम्स उत्तराखंड पीसीएस ने लिए हैं, जैसे कि हम आज लोअर पीसीएस का प्री का जीएस का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपको रिपीटेड मिल जाते हैं। उत्तराखंड पीसीएस या किसी भी पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, या आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पे घर बैठे बैठे आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इतना हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर आप सिर्फ पेड ग्रुप ज्वाइन कर ले तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हो, हमारी फ्री प्लेलिस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट मूवी थिएटर यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में उसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेट किया था, कहाँ किया था? लद्दाख, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, तो लद्दाख में किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी बॉडी है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको अबॉलिश किया जा सकता है, यानी कि उसको समाप्त किया जा सकता है। तो जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधान परिषद है, राज्यसभा है या लोकसभा है, तो इसका आंसर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा, जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता बट अबॉलिश किया जा सकता है। और कौन इसको अबॉलिश करता है? देखिए, पार्लियामेंट इसको बनाता है और अबॉलिश करता है, लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास करके भेजती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन से है, ये है। तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि किसी व्यक्ति को किसी पद पर जाने से रोकने के लिए, जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है, यानी कि अधिकारी नहीं है, कौन सा आप रिट यूज़ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन सा रिट यूज़ करेगी? मिंडामिस, सर्टेनरी, को वारंटो या प्रोहिबिशन? तो अगर हम देखें तो ये को वारंटो है, नाम से ही पता लग रहा है। रिट जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 32 के अंदर आता है, जबकि अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के अंदर आता है। ये आपको पता होना चाहिए, साथ में आपको इनका मतलब भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी एक रेगुलेटरी बॉडी यानी कि नियामक संस्थान है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जॉइंट स्टॉक कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो अगर हम देखें, सेबी इस एक नियामक बॉडी है जिसका गठन जो हुआ था 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। अगर मैं इसका आपको प्रेजेंट चेयरपर्सन पूछूं तो चेयरपर्सन कौन है इसका? चलिए आप मुझे बताइए इसका चेयरपर्सन कौन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन्स पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो हमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज के बारे में बताता है, यानी कि जिला नियोजन समिति के बारे में जो प्रबंधन करता है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अगर हम देखें तो इसमें से 243ZD आपको ये करता है। आप मुझे बताएंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कॉन्सेप्ट था ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन से इंट्रोड्यूस किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट नहीं, अमेंडमेंट बिल होना चाहिए, ठीक है। ये पीसीएस नहीं इसको गलत तरीके से दिया था, बट इसको बिल इसको कहेंगे हम। 124 कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट बिल किससे रिलेटेड था? विमेन यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षण से, एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एट्रोसिटीज़, और चिल्ड्रन का जो अब्यूज़ होता है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस होते हैं यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए रिजर्वेशन से। तो अगर हम देखें तो ये 124वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल था वो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में बाहर आया था। और ये इसने क्या किया था? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके द्वारा हम आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको 10% का रिजर्वेशन देते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 12th शेड्यूल यानी कि संवैधानिक संशोधन से 12वां जो शेड्यूल है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 71, 72, 73, 74, तो 12वां जो शेड्यूल है वो आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था। ये बेसिकली 1992 में हुआ था और साथ में इसमें कितने आइटम्स है? 18 आइटम्स है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कैग है वो अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है, वो किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को या पार्लियामेंट को? तो हम देखें तो ये प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। कैग के बारे में अगर हम देखें तो ये बेसिकली हमारा जो पब्लिक पर्स होता है यानी कि जो पब्लिक एक्सचेकर होता है उसको ये उसकी ये ऑडिट करता है, बहुत सारे ऑडिट ये करता है। और ये हमें आर्टिकल किस में मिलेगा? ये आर्टिकल आप मुझे बताएंगे कि जो कैग है वो हमारे को कौन से आर्टिकल में मिलता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, 148 आर्टिकल में मिलता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि कैग
कि कौन कौन से ऑडिट करता है, कौन कौन से ऑडिट जो है कैग करता है। फिस्कल फेडरलिज्म जो होता है हमारा वित्तीय संघीयवाद, तो वो उसको उसको बनाए रखने के लिए कैग जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीएसटी काउंसिल जो है उसका चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, कैग या प्राइम मिनिस्टर। तो अगर हम देखें तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। ये आर्टिकल 279A से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बॉडी में, इस बॉडी को बनाया गया था। आप मुझे बताएंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिससे कि ये जीएसटी काउंसिल को ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स निकालता है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो 2021 का निकालता है, उसमें जो इंडिया के कौन से राज्य की हाईएस्ट रैंक आई है। तो अगर हम देखेंगे तो केरल की उसमें हाईएस्ट रैंक आई है। आपको मुझे बताना है कि उत्तराखंड की उसमें कौन सी रैंक आई थी। तो नेक्स्ट इसमें हिंदी में देख लेते हैं, जो वार्षिक सतत विकास लक्ष्य का सूचकांक है उसमें सबसे ज़्यादा केरल को नंबर मिले हैं। जीएसटी परिषद जो है जो वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, वो हेड करते हैं। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। संवैधानिक संशोधन जिससे 12वीं अनुसूची आई वो 74वां था। 124वां संवैधानिक संशोधन जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए था। और जो जिला नियोजन समिति होती है और 243 ZD में दी गई हैं। नियामक संस्थान कौन सा है इसमें से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। न्यायालय में जो रिट दिया जाता है जिससे कि पद धारण करने से रोका जाता है वो कौन सा है, वो आपका क्वो वारंट है, यानी कि अधिकार पक्षा लेख। उसके बाद किसको भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, राज्य विधान परिषद को। दुनिया का सबसे ऊंचा जो थिएटर है वो मे लद्दाख में इंट्रोड्यूस हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकारी कमीशन का जो मेजर टास्क था, यानी कि वो किस उद्देश्य से बनाई गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो सरकारी खर्चा होता है, या सेंटर स्टेट रिलेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एफडीआई के लिए। तो हमें पता है सभी को, सरकारी कमीशन जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी कि जो हमारे राज्य और केंद्रीय सरकार हैं उनके बीच में जो समन्वय है उसके लिए बनाया गया था। सरकारी कमीशन के अलावा एक और कमीशन है जो आपको इंपॉर्टेंट है, पुंछी कमीशन। आप मुझे बताएंगे ये दोनों कमीशंस का ईयर क्या है और उनके मेजर रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है जो यूएनडीपी का मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसमें 2020 की रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है, 120, 122, 125, 131। तो ये 131 है। 189 कंट्रीज के अंदर ये रैंक है, थोड़ी पिछड़ी हुई है, इसलिए हमें और आपको पढ़ के और अपनी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करके हमें इस रैंक को ऊपर लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्रॉपिंग ईयर है 2020-21 का फसल वर्ष, उसमें जो उत्पादन का लक्ष्य है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे प्रोडक्शन का टारगेट वो कितना है, तो वो आपको बताना है। तो वो 301 मिलियन टन्स के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि जो खुले बाजार की क्रियाएं आरबीआई करता है वो किसके कौन सी पॉलिसी में आती है। रेवेन्यू पॉलिसी यानी कि राजस्व नीति, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, लेबर पॉलिसी यानी कि श्रम नीति, आपको बताना है। तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये इसका पार्ट होता है और आरबीआई इसको करता है। बेसिकली होता क्या है कि जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तरलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पैसे की जो कैश है वो इकोनॉमी में बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन ऊपर जाता है। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया जाता है। लॉन्ग टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करके शॉर्ट टर्म्स की उसको खरीद लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये मॉनेटरी पॉलिसी का ये पार्ट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसको कब शुरू किया गया था, कौन से वर्ष में शुरू किया गया था, आपको बताना है। तो 2007-8 में इसको शुरू किया था। तेंदुलकर की जो मेथोडोलॉजी थी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, जो पॉवर्टी एस्टीमेट, गरीबी का जो उसको मापने के लिए 2011-12 में जो दिया गया था, वो उसके हिसाब से कितने लोग जो हैं भारत में गरीबी रेखा में आते हैं। तो अगर हम देखें तो ये 21.92 21.92 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेस्ट क्वालिटी का, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है वो कौन सा है, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो ये बेसिकली एंथ्रासाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है कि कॉटन यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी यानी कि सॉइल कौन सी होती है, तो ब्लैक सॉइल होती है, रिगुर इसको कहते हैं। ये हमें भारत में कहाँ कहाँ मिलती है, ये महाराष्ट्र में मिलती है, गुजरात में मिलती है, इसलिए सबसे ज़्यादा कॉटन मिल्स भी आपको यहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साक्षरता दर इंडिया की कितनी है 2011 के सेंसस के हिसाब से, ये आपको मुझे बताना है। लिटरेसी रेट तो ये कितनी है, ये 74.04 74.04 है, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको सेपरेट करता है, यानी कि मुख्य केंद्रीय शेप जो है किसको पृथक करता है। किंगैटिक प्लेन्स को शिवालिक हिल से, लेसर हिमालयस को शिवालिक हिल से, ग्रेटर हिमालयस को लेसर हिमालयस से, या तिब्बतन प्लेटो को ग्रेटर हिमालयस। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस को ये अलग अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संवैधानिक संस्था कौन सी है इनमें से, तो यूजीसी है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। तो ये जो चुनाव
हमारा जो भारतीय भारतीय निर्वाचन आयोग है वो आपको मिलेगा। और ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 324। बाकी ये जो तीन चीज़ें हैं इनका एक्ट आपको पता होनी चाहिए। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। देखिए दो तरीके की बॉडीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक संस्थान है, और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ यानी कि जिनको किसी लॉ को पास करके बनाया जाता है। तो हिंदी में देख लेते हैं इनमें से कौन सी संवैधानिक है। तो निर्वाचन आयोग है, किसको मुख्य केंद्रीय से पृथक करता है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। साक्षरता दर भारत की 74.04 है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी यूज़ होती है। जो सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है वो आपको एंथ्रासाइट मिलेगा। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से जो है 21.92 लोग हमारे यहाँ गरीबी की दर है हमारे पास। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वो 2007-8 में निकाला गया था। खुले बाजार की क्रियाएं जो होती हैं वो आपकी मौद्रिक नीति से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट आपको पूछा हुआ है कि यूएनडीपी में कितनी, माफ़ कीजिएगा, 2021-22 के लिए जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है वो 301 मिलियन टन का है। यूएनडीपी में मानव विकास रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 131 है। और सरकारी आयोग का जो मुख्य कार्य था वो केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एलियाबेट आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा। एलिया गोदावरी में, कावेरी में, नर्मदा में, तापी में। तो ये आपको नर्मदा में मिलेगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत का जो सेक्स रेशो है, पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स है, महिलाएं हैं, सेक्स रेशो आपको बताना है तो ये 940 है। इसमें से आपको गलत पेयर को चुनना है। तो एक तरफ आपको हिमालयाज़ की कैटेगरीज बता रखी हैं और दूसरी तरफ कौन से रिवर में वो लाई करते हैं। तो पंजाब हिमालय इंडस और सतलज के बीच में, कुमाऊं हिमालय यमुना काली के बीच में, नेपाल हिमालय रावी और तीस्ता के बीच में, असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। बताइए तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका नेपाल हिमालय हो जाएगा, क्योंकि वो रावी और तीस्ता के नहीं, काली और तीस्ता के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर इन पासों को लगाना है, इन दर्रों को लगाना है। दर्रे क्या होते हैं, बेसिकली दो माउंटेन्स होते हैं, उनको पार अगर आपको करना है तो माउंटेन चढ़ के तो आप जाएंगे नहीं, तो बीच में ये जो पास होते हैं उनको हम पासेस या दर्रे बोलते हैं। तो जोजिला पास, शिपकिला पास, मुलिंगला पास, बोंडिला पास, जेलेपला पास। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये पश्चिम से पूरब की तरह ही लगे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपको अनाईमुदी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये आपको एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, जो कि आपको केरला, एर्नाकुलम और इडुक्की दो डिस्ट्रिक्ट्स में है ये, केरला में। और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ध्यान रखेंगे किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आपको कहाँ में देखने को मिलती है, नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल या नंदकोट। तो नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा जिला है साइज के हिसाब से। अगर हम देखें पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल या टिहरी गढ़वाल, तो ये सबसे जो बड़ा जिला है वो उत्तरकाशी है। आपको लोएस्ट भी पता होना चाहिए, जो लोएस्ट स्मॉलेस्ट जिला है वो कौन सा है, चंपावत। ठीक है, चंपावत जो है वो स्मॉलेस्ट है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। अलकनंदा और कौन सी ट्रिब्यूटरी से जाके मिलती है, कौन से रिवर से जाके मिलती है, कर्णप्रयाग पे। 5 प्रयाग है, पंच प्रयागों के बारे में आपको पता है, हम पिछली वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं। आपको बताना है किससे मिलती है, तो अगर हम देखें तो पिंडार रिवर से मिलती है अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट है, यानी कि जो हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। लोअर हिमालय और हायर हिमालयस के बीच, शिवालिक और लोअर हिमालयस के बीच, गंगेटिक प्लेन्स और शिवालिक के बीच, हायर हिमालयस या ट्रांस हिमालयस के बीच, ये आपको बताना है। तो ये गंगेटिक प्लेन्स और शिवालिक के बीच में स्थित है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से आपको असेंडिंग यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में आपको लगाना है, किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे, उत्तराखंड की इन जिलों को, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। तो अगर हम देखें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे पहले आपका रुद्रप्रयाग आएगा, उसके बाद आपका चंपावत आएगा, उसके बाद आपका बागेश्वर आएगा और उसके बाद आपका उत्तरकाशी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2001 से 2011 के बीच में जो रेट ऑफ इंक्रीज है यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उत्तराखंड की, जनसंख्या बढ़ने की जो दर है उत्तराखंड की, वो कितनी रही है वो आपको बताना है। तो वो आपकी रही है 19.17, 19.17। सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण जहाँ जिस जिले में हो रखा है, वो अर्बनाइज्ड कौन सा जिला है उत्तराखंड का, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा। तो ये देहरादून आपको मिलेगा जिसमें सबसे ज़्यादा शहरीकरण आपको देखने को मिलेगा। माटाटीला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है, यानी कि माटाटीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो किस नदी पे आपको सिचुएटेड है, कहाँ है, रिहांड नदी पे, महानदी पे, बेतवा नदी पे या रमना नदी पे। तो ये बेतवा नदी पे है, आपको बताना है बेतवा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा एक्टिव होइए। जब आप एक्टिव होंगे, अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पढ़ाई कैसे करते हैं, और साथ में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी आप बताएंगे सारे इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद। हिंदी में देख लेते हैं। तो मटाटीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा पे मिलेगी। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जो जिला है वो देहरादून है। जो उत्तराखंड में इस 2001 से 11 में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 19.17 है जनगणना के हिसाब से। अगर हम देखें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जो हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट है वो गंगा के मैदानों और शिवालिक के बीच में है। अलकनंदा जो है कर्णप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है। उत्तराखंड राज्य में जो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है,
वो आपको मिलेगा उत्तरकाशी जिला। बी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, वेस्टर्न घाट में केरला में मिलेगी। इनको पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको लगाना था, तो ये सही तरीके से लगे हुए हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जोड़ा इसमें से जो सही नहीं है वो नेपाल हिमालयस है, क्योंकि ये आपको काली और तीस्ता के बीच में मिलेंगे। सेक्स रेशो आपसे पूछा हुआ है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, तो 940 हैं। और इलियाबेट का द्वीप आपको नर्मदा नदी पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी सबकास्ट, सबकास्ट का मतलब क्या होता है कि जो उपजाति होती है, कौन सी उपजाति ब्राह्मणों की वो किसी जगह के नाम पे नहीं है। लेट सपोज अगर हम किसी जगह के नाम पे वहाँ जो ब्राह्मण रहते हैं उनका नाम पड़ जाता है, तो कौन से इनमें से ऐसे ब्राह्मण हैं जो अपने जगह के नाम से नहीं जाने जाते, तो वो जोशी ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी ट्राइब या जनजाति उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करती? जौनसारी, थारू, बुक्सा, बैगा। तो ये जो है बुक्सा जो है वो नहीं करती। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये एमपी में मिलेंगे, यूपी में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं, कुछ जगह झारखंड में भी मिलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन से संप्रदाय ने, कौन से सेक्ट ने सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव किया है, डीप रूटेड इम्पैक्ट है? वैष्णव, नागा, शैव, शाक्त सेक्ट या नाथ सेक्ट? तो अगर हम देखें तो नाथ सेक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये शैव सेक्ट का एक शैव संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है, यानी कि सबसेक्ट है। और इसमें शैव ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन और योगा, बौद्ध योगा और शैव को मिला के इसको बनाया गया था। अगला देख लेते हैं। फोक बलाड, यानी कि जो लोक गाथा है वो कौन सी इसमें से लोक गाथा नहीं है? हरौल, जागर, लाड़ी शाह या रमोला? तो अगर हम देखें तो इसमें से जो लाड़ी शाह है वो एक फोक बलाड नहीं है। अगला देख लेते हैं कि हिल जात्रा जो फोक प्ले है, यानी कि लोक नाट्य है, वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन से जिले में ऑर्गेनाइज किया जाता है? उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो ये पिथौरागढ़ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला देख लेते हैं कि उत्तराखंड में जो ये दुर्योधन और कर्ण की पूजा होती है वो कौन से जिले में होती है? अल्मोड़ा, नेटवा, चंपावत या श्रीनगर? तो अगर हम देखें तो नेतवर में होती है, उत्तरकाशी में इनकी पूजा। ये इन दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी थी, ये दोस्ती अब नहीं तोड़ेंगे वाला इनका प्यार था। इसी प्यार के साथ हमें भी ये करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, हम आपके साथ हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी जो जाति है इसमें से प्री हिस्टोरिक, यानी कि जो अगर हम बात करें कि जो प्रागैतिहासिक जो जातियां हैं उनमें से नहीं है हिमालयन रीजन की, तो कौन सी नहीं है इसमें से? गंधर्व नहीं है, यक्ष नहीं, किन्नर नहीं है, शाक नहीं है, तो शाक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो तालेश्वर की कॉपर प्लेट है वो कौन सी डायनेस्टी के बारे में बताती है और कौन सी कैपिटल उसमें बताई हुई है? तो पनवा डायनेस्टी कैपिटल श्रीनगर, पौरावा डायनेस्टी कैपिटल ब्रह्मपुर, चंद डायनेस्टी कैपिटल अल्मोड़ा या काट्यूरी डायनेस्टी कैपिटल कार्तिकेयपुर? तो बताइए आप इसमें से जो तालेश्वर कॉपर प्लेट है उसमें हमें पौरवा डायनेस्टी के बारे में मिलता है, जिनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, ब्रह्मपुर थी। अगला आपको एक जगह आपको अकेडमी जगह के बारे में बता रखा है और दूसरी तरफ कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो बता रखा है। तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी चमोली, वैली ऑफ फ्लावर हरिद्वार, भेल देहरादून में और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में। तो अगर हम देखें तो बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। इंडियन मिलिट्री अकेडमी आपको देहरादून में मिलेगी, जबकि जो वैली ऑफ फ्लावर है वो आपको हरिद्वार में मिलेगा, माफ कीजिएगा, वैली ऑफ फ्लावर आपको चमोली में मिलेगा, भेल जो है आपको हरिद्वार में मिलेगा और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में मिलेगा। हिंदी में देख लेते हैं तो इसका आंसर हमें पता है, बी है। मैच द फॉलोइंग, सिंपल है। तालेश्वर का जो ताम्रपत्र है वो आपको पौरव वंश और राजधानी उसकी ब्रह्मपुर है। उसके बाद जो प्रागैतिहासिक जातियों में से जो उत्तराखंड की जनजाति नहीं है वो शक नहीं है। दुर्योधन और कर्ण की पूजा आपकी नेतवाड़ उत्तरकाशी में होती है। हिल यात्रा कहाँ होती है आपको? हिल यात्रा आपकी पिथौरागढ़ में होती है। एक लोक गाथा जो नहीं है वो लाड़ी शाह नहीं है। उसके बाद सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का था? तो वो नाथ संप्रदाय का था। ध्यान रखेंगे नाथ और नाग इसमें दोनों दे रखे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा है। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है? तो बैगा नहीं है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में मिलती है। और कौन सी उपजाति ब्राह्मणों की जो है उनके जगह के नाम पर आधारित नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? वो जोशी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि अल्मोड़ा या आलमनगर के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, उनका नाम आपको बताना है। सोमचंद, बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद या बालो कल्याण चंद? तो ये बालो कल्याण चंद जी थे। अगला देख लेते हैं कि कौन से मुगल प्रिंस, यानी कि मुगल राजकुमार ने श्रीनगर में, गढ़वाल में जो श्रीनगर है उसमें असाइलम लिया था 1658 में? किसने लिया था बताइए? तो वो सुलेमान शिकोह ने लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी जो जगह है उत्तराखंड में वहां पे हमें एंशिएंट रॉक एडिक्ट मतलब प्राचीन शिलालेख मिले हैं? आपको बताने कहाँ मिले हैं। तो कलसी, पालेठी, पांडुकेश्वर और तालेश्वर। तो अगर हम देखें तो कलसी में हमें मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आखिरी जो राजा थे चांद डायनेस्टी के कुमाऊं किंगडम में, उनका नाम आपको बताना है। मोहनचंद, शिवचंद, महेंद्र चंद या प्रद्युम्न चंद? तो जो इनके आखिरी राजा थे वो महेंद्र चंद थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गूंठ लैंड, यानी कि जो गूंठ भूमि होती है वो कौन सी होती है? जो मंदिरों को दान की हुई भूमि होती है, या सिविल सर्विसेज को दान की हुई भूमि होती है, या
डिफेंस सर्विसेज को, या फिर वो चरागाहें होती हैं, आपको ये बताना है। तो अगर हम देखें तो ये लैंड ग्रांटेड टू टेम्पल्स होती हैं, मंदिरों को दी हुई भूमि होती है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट नाम की किताब है, उसका ऑथर आपको बताना है गार्डनर एटकिंसन, शेखर पाठक या मौला राम। मौला नाम आपको बताना है कि इनका नाम बताना है, तो ये एटकिंसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना जो है किससे रिलेट करती है? गवर्नमेंट ने निकाली है एजुकेशन से, शिक्षा से, टूरिज्म से, एग्रीकल्चर से या मेडिकल से? तो मेडिकल से, तो ये टूरिज्म से करती है, इसका आंसर भी हो जाएगा। जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं वो बेसिकली एक फ्रीडम फाइटर थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के, आपको पता होना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण, ये वैसे तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो कुछ छोड़ देते हैं। अगर आपको इस साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अलावा आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, नॉट करेक्टली मैप पूछा हुआ है। एक तरफ आपको जगह दे रखी है, दूसरी तरफ आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? खिरसू पौड़ी गढ़वाल में, औली चमोली में, कसौनी पिथौरागढ़ में, और शितला खेत जो है अल्मोड़ा में आता है। आपको बताना, तो कौशानी जो है पिथौरागढ़ में नहीं आता है, कौशानी आपको कहाँ मिलेगा? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बागेश्वर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड जो है अगर हम उसके आकार के हिसाब से देखें तो इंडिया में कौन से नंबर पे आता है? 19वें, 16वें, 15वें या 22वें? तो अगर हम देखें तो 19वें नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? राजस्थान आता है। आपको बताना सबसे आखिरी नंबर पे, यानी कि स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया का कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेक्स रेशो आपसे पूछा हुआ है उत्तराखंड का, यानी कि लिंग अनुपात 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तराखंड का क्या है? तो 1972, 1963, 1900 नहीं, 972, 963, 940 या 910? तो ये 963 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उस नेपाली किंग का आपको नाम बताना है जिन्होंने काश देश, केदार भूमि और दानव भूताल पे राज किया था 12वीं शताब्दी में। तो अशोक छल, क्रचल या जीतरमल या अजयपाल? तो ये अशोक चल थे जिन्होंने इस पे राज किया था। हिंदी में देख लेते हैं, वो नेपाली किंग जिन्होंने खद्देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज किया था, अशोक चल थे। लिंग अनुपात उत्तराखंड का अगर हम देखें तो 963 है। जोग्राफिकल एरिया की दृष्टि के हिसाब से तो जो उत्तराखंड 19वां है। जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो कौसानी है, क्योंकि वो बागेश्वर में मिलता है। जो ये करंट अफेयर का है, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है वो पर्यटन के लिए है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट की किताब के लेखक एटकिंसन है। ऊंट भूमि मंदिरों को प्रदत्त भूमि होती थी। कुमाऊं राज्य में जो चंद वंश का अंतिम शासक कौन था वो आपको बताना था इसमें। तो वो हो जाते हैं महेंद्र चंद जी। उसके बाद उत्तराखंड में जो प्राचीन शिलालेख है वो कहाँ नहीं मिले हैं? कलसी में नहीं मिले हैं, कहाँ मिले हैं, माफ़ कीजिएगा, तो वो कलसी में हमें मिले हैं। 1658 में कौन से मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली थी? तो वो आपके सुलेमान शिकोहे थे। और उसके बाद अल्मोड़ा, आलमनगर की जो संस्थापना की थी वो बालो कल्याण चंद ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है कि चिपको मूवमेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था? तो वो चमोली से हुआ था। 20 का आंसर हो जाएगा। सबसे कम पॉपुलेशन आपको बतानी है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम दोनों बतानी है 2011 के सेंसस के हिसाब से। हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो आपकी हरिद्वार की मिलेगी, सबसे कम आपकी रुद्रप्रयाग की मिलेगी। और हमने ये भी देख लिया था कि एरिया के हिसाब से छोटा बड़ा कौन सा है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है भारत का, इंडिया का, पंतनगर में, उसको कौन सी डेट को स्टैब्लिश किया था? डेट जो है उत्तराखंड पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी सब पूछ लेते हैं, इसलिए डेट का हमें काफ़ी ख्याल रखना है। तो 17 नवंबर 1960 को उसको स्टैब्लिश किया गया था। 20 का आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में जो प्रेसिडेंट रूल है वो पहली बार सबसे पहले कब लगाया गया था? कौन से डेट को लगाया गया था? 27 मार्च 2016 को लगाया गया था। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया था। अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 के अंदर लगाया जाता है। आप मुझे बताएंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं जिसके बाद इसको लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि जो ब्रिटिश कुमाऊं के कौन से ऐसे कमिश्नर थे जिन्होंने पुलिस सिस्टम की जगह पटवारी सिस्टम को अडॉप्ट किया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि जो पटवारी व्यवस्था का यूज़ किया था उन्होंने प्रशासन के लिए। तो वो कौन थे? कैप्टन यंग, मिस्टर ट्रेल, मिस्टर फ्रेजर या नन ऑफ दी अबव? तो ये मिस्टर ट्रेल थे। अगला देख लेते हैं, शेड्यूल कास्ट जो है, जो उत्तराखंड की जो राज्य आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, अनुसूचित जाति की कितनी सीटें इसमें रिजर्व्ड हैं? आपको बतानी है 5, 9, 13, 17, तो 13 रिजर्व्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हेडक्वार्टर आपको मुख्यालय पूछ रहा है ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में कहाँ था? पौड़ी, टेहरी, देहरादून, नैनीताल। तो ये पौड़ी में था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि जो आपका जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, जो एक तो नेशनल लेवल पे होता है फाइनेंस कमीशन और एक स्टेट लेवल पे होता है। उत्तराखंड में जो आपको बताना है कि इसका जो रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिव्यू करती है फाइनेंशियल पोजीशन का, उसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? उसको बनाता कौन है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर? तो इसको गवर्नर बनाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC को कब स्टार्ट किया गया था, कौन से वर्ष में स्टार्ट किया था? 15, 16, 18, 19, 20, 21 या 14, 15? तो ये 18, 19 में इसको स्टार्ट किया गया था। बेसिकली इसमें करना क्या है, इसका पूरा नाम आत्मनिर्भर भारत अराई स्कीम है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज है। इसमें करना क्या है, बेसिकली रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करना है, कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ानी है हमें किसकी, MSME की, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, ये इसका बेसिक उद्देश्य है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी यानी कि ग्रामीण एंड कृषि विकास समिति का एस्टैब्लिशमेंट कहाँ हुआ था? देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल या पौड़ी में? आप बताइए। तो अगर हम देखें तो ये आज जो संस्थापन हुआ था वो हल्द्वानी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो राजभवन है नैनीताल में उसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 57 में, 1857 में, 1997 में, 1887 में, 1897 में? आपको बताना तो 1897 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को स्टैब्लिश कब किया गया था? आपको डेट बतानी है। 30 मार्च 1971, 31 मार्च 1973, 31 मार्च 1976, 30 मार्च 1980। तो 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 1976 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है यानी कि प्रतिशत है उत्तराखंड में अनुसूचित जातियों की जो है वो कितनी है टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से? अगर हम देखें तो वो आपको मिलेगी 18.76। तो देख लेते हैं हिंदी में। ये तो जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है वो 18.76 है। कुमाऊं मंडल विकास निगम गढ़वाल मंडल 31 मार्च को बनाया गया था। नैनीताल में राजभवन की स्थापना 1897 में की गई थी। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति को आपको हल्द्वानी में बनाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अटल इंडिया चैलेंज जो 1819 में निकाला गया था, इसका आंसर भी बी हो जाएगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य वित्तीय आयोग का जो गठन है वो राज्यपाल करते हैं। ब्रिटिश गढ़वाल 1840 में इसकी जो मुख्यालय था वो आपको पौड़ी में मिलेगा। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 13 सीटें जो हैं वो रिजर्व में आरक्षित हैं। पटवारी सिस्टम को किसने यूज़ किया था प्रशासन के लिए? श्री फ्रेजर ने किया था, और माफ़ कीजिएगा ट्रेल ने किया था। 20 का आंसर हो जाएगा। और उसके बाद उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसकी डेट आपको बतानी थी, तो 27 मार्च को लगाया गया था 2016 में। प्रथम कृषि विद्यालय जो विश्वविद्यालय जो बनाया गया था भारत का पंतनगर में, वो कहाँ बनाया, वो कब बनाया गया था? 17 नवंबर 1960 को बनाया गया था। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले बताने तो हरिद्वार रुद्रप्रयाग हो जाएगा। और चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो चमोली से स्टार्ट हुआ था। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि पहली बार जो एनवायरनमेंट पे सिंपोजियम हुआ था स्टॉकहोम में वो कहाँ हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था बेसिकली? तो आपको वर्ष बताना है। तो वो 1968 में किया गया था। उसके बाद फॉरेस्ट यानी कि जंगल उत्तराखंड में कितना स्क्वायर किलोमीटर है आपको पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, बजट में भी मिल सकता है। और जो हमारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे आती है इंडिया की, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो जो इसमें है 3400 माफ़ कीजिएगा 34,651 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जिरोली, बागेश्वर और चंदक पिथौरागढ़ में अगर हम देखें तो कौन सा मिनरल हमें देखने को मिलता है? मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट, जिप्सम या डोलोमाइट? बताइए। तो मैग्नेसाइट हमें देखने को वहाँ पे मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स हैं, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट यानी कि सगंध पादक केंद्र जो है उत्तराखंड में कहाँ सिचुएटेड है? बाग भगवानपुर, रुद्रपुर, काशीपुर या सिलाकुई में लोकेटेड है? आपको बताना तो ये सिलाकुई में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तराखंड में जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर है, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, आपको कहाँ मिलेगी? टेढ़ी गढ़वाल, देहरादून, उधम सिंह नगर या उत्तरकाशी? तो अगर हम देखें तो उत्तरकाशी में न्यूनतम मिलेगी आपको। उत्तराखंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी कि आजीविका सुधार प्रोजेक्ट जो है उसको मैनेज कौन कर रहा है? उत्तराखंड ग्राम विकास समिति, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, पर्वतीय विकास जन समिति या कोई भी नहीं? तो अगर हम देखें उत्तराखंड ग्राम विकास समिति इसको कर रही है। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का आपको आपको बता रखा है किस रिस्पेक्ट में पूछा है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपको बताना है। मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया, सबसे बड़ा एरिया देहरादून का, सबसे छोटा एरिया हरिद्वार का, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तरकाशी की और हाईएस्ट लिटरेसी रेट साक्षरता दर चंपावत की है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से। तो इसमें आपको सही मैच करना है। सही मैच क्या होगा आप मुझे बताएंगे। तो इसका आंसर जो अगर इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया है वो आपका उत्तरकाशी का है, जो मिनिमम है वो आपका चंपावत का है, जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आपका हरिद्वार है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी यानी कि साक्षरता दर है वो देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है प्राइम जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक सेक्टर की कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है? 19-20 में अगर हम बात करें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं की गई है? तो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, माइनिंग एंड क्वेरिंग, फॉरेस्ट एंड लॉगिंग या नन ऑफ दीज? तो अगर हम देखें तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। इनमें से कोई भी इंक्लूड नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की है, उसकी डेट आपको बतानी थी। तो उसकी डेट अगर हम देखें तो
उसकी डेट आपको 15 अगस्त 2014 की मिलेगी। हिंदी में देख लेते हैं तो ये जो किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना है वो 15 अगस्त 2014 को लागू की गई थी। जो सकल घरेलू उत्पाद में जो प्राथमिक क्षेत्र में जब सम्मिलित नहीं है जो चीज़, जो पशुपालन, खनन, उत्खनन, वानिकी एवं लट्ठ बनाना, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं। डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सही आपको चुनना था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो अधिकतम क्षेत्रफल आपको उत्तरकाशी में मिलेगा, न्यूनतम क्षेत्रफल आपको चंपावत में मिलेगा, अधिकतम जो जनसंख्या है वो आपको हरिद्वार में मिलेगी और साक्षरता दर आपको देहरादून में मिलेगी। उसके बाद उत्तराखंड की जो आजीविका सुधार प्रोजेक्ट है उसको मैनेज उत्तराखंड ग्राम विकास समिति कर रही है। महिला साक्षरता दर सबसे कम आपसे पूछी हुई थी, इसमें न्यूनतम आपसे पूछी हुई थी, तो वो आपको उत्तरकाशी में मिलेगी, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो सगंध पादक केंद्र है उत्तराखंड का वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको सेलाकुई में मिलेगा। उसके बाद झिरोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चांडक में आपको कौन से खनिज मिलेंगे, मैग्नीसाइट मिलेगा। उत्तराखंड की राज्य में क्षेत्रफल कितना है आपका टोटल आपको बताना था, तो ये 34,651 है। स्टॉकहोम का जो प्रथम पर्यावरण पर संगोष्ठी हुई थी वो 1968 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि फेरोमोन्स की अगर हम बात करें तो फेरोमोन्स किस चीज़ के उदाहरण हैं, ग्रोथ हार्मोन्स के यानी कि वृद्धि हार्मोन्स के, एंडो हार्मोन्स के यानी कि अंतः हार्मोन्स के, एक्टो हार्मोन्स के यानी कि बाहर वाले हार्मोन्स के, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एक्टो हार्मोन्स के, यानी कि बाहर से ये हार्मोन्स बॉडी में जाते हैं, इसको हम फेरोमोन्स बोलते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किससे आइडेंटिकल है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो आइसोटोनिक घोल होते हैं वो किसके समान होते हैं वो आपको बताना है। क्या वो वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता, या सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब के बराबर है, किसके बराबर, किसके समान होता है। तो अगर हम देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीला क्यों दिखता है आसमान में, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, किसकी वजह से दिखता है, परिवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, या प्रकीर्णन की वजह से हमें दिखता है। तो आप बताइए, तो स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। तो बेसिकली जो विबग्योर होती है उसमें जो रेड होती है वो सबसे कम स्कैटर्ड होती है, लेकिन जो ब्लू होती है वो बीच में स्कैटर्ड होती है, और जो विबग्योर का जो वॉयलेट होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। तो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होने वाली बिल्कुल नहीं दिखेगी, ये बिल्कुल कम स्कैटर होती है इसलिए दिखती नहीं है। तो जितना डिस्टेंस होगा, अगर जो सूर्य आप सनराइज और सनसेट पे देखेंगे तो उस समय सूर्य का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे कम स्कैटर्ड होने वाली लाइट ही आपकी आंखों तक पहुंचती है, तो वहाँ पर आपको रेड दिखता है। लेकिन पूरा आसमान अगर हम देखें तो ब्लू इतनी स्कैटर्ड होती है कि ना तो वो बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पहला ट्रांसजेनिक एनिमल आपको बताना है कौन सा, यानी कि रवि है, डॉली है, गौरी है, शारदा है। तो ये डॉली है, जो डॉली द शीप जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद जो कौन सा इसमें से एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिक इसमें से नहीं है, एसएल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइक्लोरोमीथेन। तो इसमें से हाइड्रोलिक एसिड नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स, लाइनक्स, जावा, विंडोज़। तो जावा नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग इसमें की जाती है। डायोड से क्या आप कर सकते हैं, डायोड किस लिए यूज़ में आता है, विद्युत संकेत के परिवर्धन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक एम्पलीफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल को प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए, यानी कि अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट चेंज करने में, इलेक्ट्रिक सिग्नल को प्रोड्यूस करने में यानी कि विद्युत संकेत उत्पन्न करने के लिए, या फिर गामा रेस को उत्पन्न करने के लिए। आपको बताना था इसमें कौन सा है, तो ये कन्वर्ट, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका काम आता है अल्टरनेट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन है उसका बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट सूचक कौन सा है, ब्रायोफाइट, लाइचेंस यानी कि शैवाल, फर्न्स, या फिर एल्गे। तो इसमें अगर हम देखें तो लाइचेंस है इसमें सबसे बेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड का, यूरिक अम्ल का जो नत्रजनीय अपशिष्ट होता है वो कौन निकालता है, ह्यूमंस निकालते हैं, लिजर्ड निकालता है, बर्ड्स निकालता है, या लिजर्ड और बर्ड दोनों निकालते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लिजर्ड और बर्ड दोनों ही ये अपशिष्ट निकालते हैं। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर कौन निकालता था, किसने स्टार्ट किया था, राजा महेंद्र प्रताप, मोहनदास करमचंद गांधी, लाला हरदयाल, कोई भी नहीं, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन किसने प्रपोज की थी, डॉक्टर राधाकृष्ण, डी.एस. कोठारी, डब्ल्यू हंटर, या महात्मा गांधी। तो वर्धा स्कीम जो है, वर्धा स्कीम अगर देखें तो महात्मा गांधी ने प्रपोज करी थी। अब आपसे पूछ रहा है कि 16 क्रोमोसोम्स होते हैं एक जिम्नोस्पर्म में, यानी कि अनावृत बीजी के पत्ती के अंदर 16 गुणसूत्र होते हैं। तो आपसे पूछा कि कितने क्रोमोसोम होते हैं एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो इसमें 8, 32, 64 यानी कि 64, 24 यानी कि 24। तो इसमें 8 आपको गुणसूत्र मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। तो अनावृत्ति बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र होते हैं। भ्रूण को पोष की में कितने होंगे, तो वो 8 होंगे। उसके बाद जो वर्धा योजना है वो महात्मा गांधी ने निकाली थी। इंडियन ओपिनियन भी मोहनदास करमचंद गांधी का था। यूरिक अम्ल नामक जो नत्रजनीय अपशिष्ट होता है वो पक्षी और छिपकली दोनों निकालते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक का जो सर्वोत्तम सूचक होता है वो शैवाक यानी कि
लाइसेंस होते हैं। उसके बाद डायोड का उपयोग जो होता है प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि बदलने के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से जावा नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो कौन सा इसमें से नहीं है, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु आपको डॉली द शीप मिलेगी। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन की वजह से। उसके बाद ऑस्मोटिक जो घोल होते हैं वो किसके समान होते हैं? तो वो अगर हम आइसोटोनिक, माफ़ कीजिएगा, आइसोटोनिक जो घोल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर के समान होते हैं। वो ऑस्मोटिक प्रेशर के समान होते हैं। और फेरोमोन्स जो होते हैं वो आपके बाह्य हार्मोन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि एओ ह्यूम के जो बायोग्राफर थे उनका नाम बताना, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो वो कौन थे? तो वो विलियम वेडरबर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तिनकतिया कॉन्ट्रैक्ट जो है कौन सी मूवमेंट से रिलेटेड है? चंपारण सत्याग्रह से, नॉन कॉपरेशन से, या क्विट इंडिया से, भारत छोड़ो से, या सॉल्ट सत्याग्रह से, नमक सत्याग्रह से? तो ये बेसिकली अगर हम तिनकतिया सिस्टम देखें तो चंपारण सत्याग्रह से 1917 में इसको किया गया था गांधी जी के द्वारा उससे रिलेटेड है। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम आपको बतानी है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस अभी मनाया गया था। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, अपना गौरव, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो डायस्पोरा के कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन जो है 9 जनवरी को ये हर साल मनाया जाता है। तो 9 जनवरी की तारीख को ही 9 जनवरी 1915 में ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौट के आए थे, उसकी स्मृति में इसको मनाया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड जो देती है हिंदी पोएट्री का अवार्ड किसको मिला है? अनामिका, चित्रा मुडगल, राकेश, रमेश कुंतल मेघ या नंद किशोर आचार्य? तो ये अनामिका जी को मिला है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो बेसिकली जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो 20 भाषाओं में दिया जाता है, 20 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। और ये जो कविता है, कविताओं का संग्रह जिसके लिए अनामिका जी को मिला है वो है टोकरी में दिगंत, इसका नाम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर आपसे पूछा हुआ है दिल्ली के कौन है इस समय? तो वो अनिल बैजल जी हैं। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं फिक्की के जो चेयरमैन हैं, नए प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? किरण बेदी, तेजेंद्र खन्ना, माफ़ कीजिएगा, संगीता रेड्डी, उदय शंकर, विजय गोखले या आदित्य बिरला? तो ये उदय शंकर जी हैं जिनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोल्ड मेडल किसने जीता है जो अभी रिसेंटली टोक्यो पैरालंपिक्स हुए थे? कौन से एथलीट ने जीता है? तो प्रमोद भागवत, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल या कृष्णा नागर? तो ये किसने लिखा है? सुमित अंतिल ने। आपको मुझे बताना है कि ये कौन से खेल से रिलेटेड है, कौन सा स्पोर्ट्स ये खेलते हैं जिसके अंदर इन्होंने मेडल जीता है। ये सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करके इनका आंसर लिखना है, आंसर लिख के अपना स्कोर भी बताना है। तो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उनका आंसर लिखना है और जो क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं उसका स्कोर आपको लिखना है। 108वीं जो इंडियन साइंस कांग्रेस है वो 2022 में कहाँ होस्ट की जाएगी, आपको ये बताना है कहाँ होस्ट ये की जाएगी, गांधीनगर, सिलचर, पुणे या न्यू दिल्ली में? तो ये आपको की जाएगी पुणे में। अगला क्वेश्चन आपसे देख रहा है कि नोबेल पीस प्राइज 2021 में जो दिए गए थे उसके जो विनर्स है वो कौन से देश से आते हैं? इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इटली, फिलीपाइंस, रशिया, जर्मनी, जापान? तो ये फिलीपाइंस और रशिया से आते हैं। फिलीपींस की जो जिनको ये मिला है उनका नाम है मारिया रेसा, और जो रशिया के जो जिनको ये मिला है उनका नाम है दिमित्री मुरातोव। तो ये किस लिए मिला है? जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का जो अधिकार है, एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको मिला है। ये नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी होती है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, वो इसको देती है पीस प्राइज को। आपको बताना है अगले क्वेश्चन में कि जो 5वां विनर है हाई कमिश्नर ऑफ अ डे, यानी कि हाई कमिश्नर कौन होता है? यानी कि दूसरे जो राजदूत होते हैं, हाई कमिश्नर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरे देश में। तो हाई कमिश्नर फॉर अ डे, एक दिन के लिए किसी बच्चे को बनाया जाता है। इंटरनेशनल गर्ल्स डे, किसी बच्ची को यानी कि लड़की को बनाया जाता है ताकि लड़कियों के प्रति जो हमारा रुख है, जो हमारी सोच है वो उसको बदला जा सके। तो कौन बनी है? संजना कुमारी, रुद्राली पाटिल, चैतन्य वेंकटेश्वरन या अदिति महेश्वरी? तो ये अदिति महेश्वरी हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के जो फादर हैं यानी कि पिता हैं वो इंडिया में कौन है? कैनिंग्स, डलहौजी, विलियम बेंटिक, नन ऑफ द अबव? तो अगर हम देखें तो इसमें लॉर्ड डलहौजी हैं। पहली लाइन जो है वो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के लिए बिछाई गई थी और ये 30 मील की लाइन थी और किलोमीटर में देखेंगे तो ये करीबन 48 किलोमीटर की लाइन थी। चलिए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। तो भारत में विद्युत तार के जो जनक हैं वो आपको लॉर्ड डलहौजी हैं, तो इसका सी हो जाएगा। जो एक दिवस के लिए जो हाई कमिश्नर यानी कि उच्च आयुक्त बनाया गया था वो अदिति माहेश्वरी को बनाया गया था। उसके बाद अगर हम नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो उसके जो विजेता हैं वो फिलीपींस और रूस से आते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आपको पुणे में आयोजित होगी 2022 में। कौन से खिलाड़ी हैं जिसने पहला पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था? तो वो
आपको इसमें ये बताना था। तो ये जो खिलाड़ी हैं वो हैं सुमित अनिल, बी इसका आंसर हो जाएगा। फिक्की के जो नए चेयरमैन हैं वो उदय शंकर हैं। उपराज्यपाल दिल्ली के जो हैं वो अनिल बैजल जी हैं। हिंदी की कविता के लिए अनामिका जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस का जो है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इसकी थीम थी। तिनकतिया अनुबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे वो व्यक्ति जिन्होंने ए.ओ. की जीवनी लिखी थी। तो वो कौन है? विलियम वेडरबर्न। ठीक है, तो हमने ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। इसके बाद का जो पार्ट 2 है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन है, तो वो अभी हम इस वीडियो में जीएस पे ही फोकस्ड हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट मैं आई होप कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। अटेम्प्ट किए हैं तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और हमारे पेड ग्रुप की जानकारी के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं इन पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।